हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी ज्योति सोनी एंड वेलकम बैक। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो एज ऑलवेज मैं हमेशा ही कहती हूँ कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इंटरेस्टिंग इसीलिए क्योंकि हम जहाँ रहते हैं हम वहाँ की गवर्नमेंट के बारे में देखने वाले हैं कि किस तरीके की गवर्नमेंट हमारे यहाँ काम करती है और हमारे एरिया वाली जो गवर्नमेंट होती है ना वो किस तरीके से काम करती है। लास्ट टाइम हमने अर्बन एरियाज में पढ़े हुए थे। अभी हम अर्बन वाला एरिया पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था गवर्नमेंट होती है वो किस तरीके से काम करती है। अब हम देखेंगे अर्बन एरियाज में जो गवर्नमेंट होती है वो किस तरीके से काम करेंगी। क्लियर? इससे पहले देख ले, एक चार्ट देख लेते हैं इसमें कि हम इस चैप्टर में और क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ेंगे, फिर जो म्युनिसिपल बॉडीज होती है जिसमें नगर पंचायत, म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। वेलफेयर एंड अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी देखेंगे इनकी। देन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि इनके सोर्सेस ऑफ इनकम क्या होते हैं, तो हम वो भी इसमें पढ़ने वाले हैं। आफ्टर दैट फंक्शनिंग एंड सुपरविजन ऑफ दीज बॉडी, मतलब इतनी सारी चीजें जो है वो हम इसमें पढ़ते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सॉरी, अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ का जो गवर्नमेंटल सिस्टम होता है वो मैंने आपको बार बार लास्ट टाइम का जो लेक्चर था पंचायती राज्य सिस्टम, वहाँ पे बहुत बार बताया था कि कैसे एक गांव में पंचायती राज्य सिस्टम होता है, राइट। उसके बाद में ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फिर ये ब्लॉक में जाता है पूरा, फिर ब्लॉक में एक सिटी वाली जो है वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, फिर उसके बाद में स्टेट लेवल पे जाता है और स्टेट को रन करता है सेंट्रल। तो इस तरीके का मैंने आपको पूरा की पूरा एक चार्ट एक्सप्लेन किया था। तो हम इसी चार्ट में से एक पॉइंट आज उठा करके पढ़ने वाले हैं। अब हमने एक बात तो क्लियर कर दी कि हमने लास्ट टाइम रूरल पढ़ लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं अर्बन। ठीक है, अर्बन मीन जो सिटी वाला एरिया होता है वहां पर। अब आपको और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि भाई सिटीज जो होती है वो गांव से बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो यहाँ पर हमें एक वास्ट नेटवर्क भी लगने वाला है, क्योंकि उस टाइम में हमने एक छोटे सिस्टम के अंदर रह करके बात की थी कि इसके अंदर अंदर जितनी भी नीड्स होती है वो सारी, और अब ये भी पता है कि जो सिटीज होती है वो इससे बड़ी ही होंगी, इसमें न जाने कितने गांव समाज ऐसी होंगी, और ये लाइफलाइन होती है हर एक स्टेट की। तो इसके लिए यहाँ का जो डेवलपमेंट होगा, यहाँ की जो भी नीड्स होंगी, तो वो हमें इम्पोर्टेंटली देखनी पड़ेंगी कि वो बहुत अच्छे से हो, बहुत अच्छे से यहाँ का मेंशन हो। ठीक है, सिविंग cities being the lifeline of the nation require the vast network of public services। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पब्लिक सर्विसेज भी लगेंगी, यहाँ पे बहुत सारी एमिनिटीज भी लगेंगी, सुविधाएं लगेंगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया, और भी बहुत सारी चीजें, एजुकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि भाई सिटी है और सिटी तो लाइफ लाइन ही है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें भी है ना, एज कम्पेयर से ज्यादा यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी नीड ज्यादा लगेंगी। अपार्ट फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड बॉडी, दे हैव परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शन टू फुलफिल manifold and varied need of the people. They need to be become they need to be managed with greater professional efficiency as they involve use finance। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आप इतनी सारी चीजों को परफॉर्म कर रहे हो, सॉरी मेरे वर्ड्स थोड़े मैं चकरा रही हूँ थोड़ा, ठीक है, तो इतनी सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए एक अच्छा खासा फाइनेंस भी लगने वाला है हमें, क्योंकि हम इतनी सारी, मतलब जब विलेजेस में हम थोड़ा बहुत देख रहे थे उसी का लार्ज लेवल हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। विलेजेस में थोड़ी कम लगा करती थी, यहाँ पे लोग कम हैं, तो लोग कम है, इट मीन कि यहाँ पर कम सुविधा, मतलब सुविधाएं तो उतनी ही लग रही है लेकिन कम मात्रा में लग रही है। यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है तो यहाँ पर क्या लगेगा, ज्यादा वेराइटी, मतलब बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ नीड जो होती है वो होंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो रोजगार वगैरह है यहाँ पर कम, यहाँ पर तो खुद ही क्रिएट भी कर रहे हैं ना भाई, बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूट खोल के रख रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, कल्टीवेशन हो रही है बहुत सारी। लेकिन यहाँ पर जब यहाँ के लोग यहाँ पर आ जाते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, तो यहाँ पे इनकी नीड्स जो है वो बढ़ जाती है, और ये सब काम होता है यहाँ की सेल्फ गवर्नमेंट को कंप्लीट करने का। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बहुत सारी बेसिक नीड्स जो है वो भी प्रोवाइड करानी होंगी, आपको रोड्स प्रोवाइड करने होंगे, एयरपोर्ट्स, फिर उसके बाद में हॉस्पिटल्स,
पोर्ट्स हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, यूटिलिटीज़ की बहुत सारी चीज़ें हो गई, एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल, एवरीथिंग आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा। दे हैव टू प्रोवाइड बेसिक कम्युनिटी टू द सिटी डेवलप एंड एट द सेम टाइम डेवलप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट द लाइफ स्टाइल ऑफ द inhabitants in the city. So keeping in the view the varied needs of the people inhabiting in a urban area, in the urban area the municipal corporation have been established in a number of large cities all over the country. अब जिस तरीके से वहां पर आपकी जो भी नीड्स थी उसको फुलफिल करने के लिए आपके पास में नगर पंचायतें थी, नगर पालिका थी, लेकिन अब आपके पास में क्योंकि आपकी सिटीज बहुत बड़ी बड़ी है तो अब यहाँ पर क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बड़ी है तो यहाँ पर आता है आपके पास में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि आपकी इन सारी नीड्स को कंप्लीट करती है, जो कोशिश करती है आप प्रोवाइड रिपोर्ट्स, यूटिलिटीज की जो भी रिक्वायरमेंट आपके यहाँ, नल, एजुकेशन है, हॉस्पिटल की नीड्स है, तो जितनी भी होती है तो ये सॉल्व करने का आपका काम करता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और ये एक पार्ट होता है हमारी गवर्नमेंट का। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम के एक चार्ट में एक्सप्लेन किया था क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो हर एक एरिया में खुद से जा करके आपकी फुलफिलमेंट डन नहीं कर सकती है, तो इन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे पार्ट्स में अपने आप को डिवाइड कर रखा हुआ है कि भाई यहाँ का राज पार्ट जो है वो आप संभाले, यहाँ की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है ये आप डन करें और यहाँ की रिक्वायरमेंट आप डन करें। अब इन दोनों को मिलाकर इसके ऊपर भी यहाँ पर कोई ना कोई काम कर रहा है, फिर इसके इनको ऐसी और अलग अलग बहुत सारे होंगे तो यहाँ पर एक ग्रुप बन गया तो इनको फिर और कोई देख रहा है, तो ऐसे करते करते गवर्नमेंट तक के पहुंचते हैं। तो नगर पंचायत का तो आपने देख लिया था कि किस तरीके से वहां पर मतलब फॉर्मेशन हुआ है, सब लोगों को मिलाया गया है। तो इसी तरीके से जहां पर भी 2 लाख लोगों से ज्यादा की जिस सिटी में पॉपुलेशन होती है तो ऐसी सिटीज में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो स्टैब्लिश कराए जाते हैं फॉर फुलफिलमेंट ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स, ओके, नीड्स ये भी बोल सकते हैं। जिस तरीके से 470 पीपल वाले जो गांव है, पॉपुलेशन वाले जो गांव है, तो वहां पर आपके पास में नगर पंचायतें थी, और वो नगर पंचायत अगर इससे कम लोगों की हुई तो क्या होते थे कि अलग अलग गांव को मर्ज करके एक पंचायत डाल दी जाती थी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी होता है। तो अब यहाँ पर जो भी सिटीज है, ऑल द सिटीज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 2 लाख पीपल हैव अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ओके, मतलब आपके पास में ये रिक्वायर है कि आपको अगर कहीं पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश करना है, वहां पर एक ओपन करना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वहां की जो पॉपुलेशन होती है उस सिटी की 2 लाख होनी चाहिए, तब आप वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डाल सकते हो। इससे कम का है तो उसका सोल्यूशन भी हमें आगे मिलेगा। इसके वर्क्स क्या क्या हो गए, अब इंपॉर्टेंट मतलब जो मेजर वर्क है जो ऊपर ऊपर है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्हें वहां पे जितनी भी बेसिक नीड्स है, डेवलपमेंट्स है, वो क्रिएट करने होंगे। अगर वहां पे रेलवे स्टेशन की फैसिलिटी नहीं है तो उन्हें वहां पर रेलवे स्टेशन बनाने होंगे, क्लियर, क्योंकि सिटी है भाई, रेलवे स्टेशन गांव में हमने भले ही नहीं खोले क्योंकि वो गांव थे, ठीक है, तो लेकिन आपको सिटी में जहाँ पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहां पर आपको तो बड़ी स्टेट से बनानी ही पड़ेंगी, दूसरे बड़े शहरों से भी बनाना ही पड़ेगा, क्लियर। आपके पास रोड नहीं है, क्योंकि रोड है तो क्योंकि देखो सिटीज के अंडर में ही सारे विलेजेस आ रहे हैं, इट मीन कि आपको उनके साथ में उसका कनेक्शन भी बनाए रखना होगा। इसी के पर्पज से आपके पास में एयरपोर्ट और पोर्ट्स भी हो गए हैं, और यूटिलिटी तो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो विलेज हो या वो सिटी हो, क्लियर। तो आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पता होगा कि क्या हुआ कि जहाँ पर सिटीज में जो लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, इट इज कॉल्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगर अब आप बात करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट जो होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो उसके टाइप्स क्या है, क्योंकि हमने पंचायती राज सिस्टम में भी पढ़ा था, ठीक है, तो अब हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, हम एक एक करके सारे पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, देन म्युनिसिपल, देन आता है नगर पंचायत, ओके। तो इतनी जो है, तो इन सब में अब कौन कौन सा किस तरीके से काम करेगा, तो हम 1 बाय 1 इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। अब हम देखते हैं कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है कि उसके कंपोजिशंस क्या क्या होते हैं, वो कितने तरीके मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो क्या है। अब हमने बात तो कर ली है कि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम अर्बन एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो अब क्या होता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ है, लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ है, राइट। हम किसी भी स्टेट में जाते हैं तो वहाँ की एक पर्टिकुलर बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ जो होती है वो कुछ गिनी हुई होती है। तो वैसे ही जैसे कि हमने कुछ नाम डाल दिए यहाँ पर, लाइक दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता, चेन्नई, इनसे इंटरनेशनल कनेक्शन तो है ही है, इवन पूरे जो नेशनल कनेक्शंस है वो भी है। तो जब इतनी बड़ी
फिक्स्ड सिटीज होती है जो कनेक्शन का काम करती है, तो वहां की जो गवर्नमेंट होती है वो मतलब जो लोकल बॉडी होती है तो उसको हम कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब इनके काम तो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं भाई, क्योंकि इतनी बड़ी सिटी है, लोग रोजगार की तलाश में इतनी बड़ी बड़ी सिटीज में चले जाते हैं, मतलब यहाँ की पॉपुलेशन एक्चुअल में जितनी है उससे भी और कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर जब इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाएंगी तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जिम्मेदारी और बढ़ जाएंगी, तो यहाँ पर मतलब ज्यादा डेवलपमेंट की नीड होती है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा, मतलब इट इज एस्टैब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है उसके द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। तो जितनी भी बड़ी सिटीज होती है वहाँ की जो लोकल बॉडी है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, तो उसी को हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। तो आपको यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है वो तो पता हो ही गई होंगी। अब बात आती है कि हमें ये तो पता है कि इसको स्टेट लेजिस्लेचर का जो एक्ट है उसके द्वारा ऐड किया गया है, लेकिन कब से ऐड किया गया है, तो ये होता है 1958 से स्टार्ट, राइट। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वाज सेट अप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1958। स्टार्टिंग दिल्ली से हुई एंड देन वहां से सब जगह जो है वो चलते गई। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंसिस्ट ऑफ काउंसिलर एंड एल्डरमैन। ठीक है, अब हम इसके कंपोजिशंस पढ़ते हैं कि भाई इसके अंदर कौन कौन होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आपको पता है कि यहाँ पर कितने सारे काम करने होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अच्छा जो काउंसिलर होता है इलेक्टेड बाय द पीपल लिविंग इन एरिया ऑन द बेसिस ऑफ द एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब ये सारे कहाँ से बात करेंगे, तो यहाँ पर अगर जब भी आप अर्बन एरिया के बारे में बात करो, आप एक ही अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है एंड दैट इज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि यहाँ पे जितने भी चेंजेस होते हैं जो भी बनाए गए हैं एक्चुअली चेंजेस नहीं होने चाहिए, जो भी रूल्स फॉर्म किए गए हैं वो 74th कॉन्स्टिट्यूशन से ही किए गए हैं। नगर पंचायत नगर पालिका नहीं, ग्राम पंचायत जब आपने पढ़ी थी है ना, पंचायती सिस्टम, तो वहां पर आपको कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद रखना है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अगर पंचायत शब्द आ रहा है तो वहां पर आपको सारे जो अमेंडमेंट है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से होंगे। अगर आपके पास में बात आ रही है नगर पालिका की, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, जो भी चीजें हो रही है, तो वहां पर आप सिर्फ याद रखेंगे इन दोनों की ही बात करेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से ऐड करके इन प्रोविजंस को ऐड किया गया है। अब जो काउंसिलर होता है वो क्या इलेक्ट किया जाता है कि वहाँ के जो लोग होंगे एरिया के, तो उन लोगों द्वारा इसको इलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब यहाँ पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके जो नंबर्स होते हैं वो भी वहाँ की जो सिटी की पॉपुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है कि यहाँ पर कितने लोग इस सिटी में काम करने के लिए चाहिए। कई जगह पे 2 लाख ही लोग हैं तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ के मेंबर्स बनेंगे, कहीं पे हो सकता है 2 लाख से ज्यादा हो। तो इस हिसाब से क्या होता है कि वहाँ के जो मेंबर्स है वो डिसाइड किए जाते हैं, ये फिक्स्ड नहीं है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी है, मतलब आप बात करेंगे कि कैसे फिक्स किया जाता है, तो आप यहाँ पे 74 में नहीं ढूंढने लग जाना, यहाँ पे सिर्फ इतना मिलेगा कि जो भी वहाँ की पॉपुलेशन होंगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ के मेंबर्स जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। द नंबर ऑफ members of a municipal corporation is fixed on the basis of population of the city. Any person living in the city who has attained the age of 18 years is entitled टू कास्ट हिज वोट इन द इलेक्शन। जो भी इंसान वहाँ का, एवरी पर्सन जो कि 18 ईयर क्रॉस कर चुका है वो वहाँ के जो चुनाव है वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट। ये सारी बात किसके अकॉर्डिंग की गई थी, हमने 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू की है, राइट। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। 74th अमेंडमेंट एक्ट कुछ और भी चीजें कहता है कि जो इंसान वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहता है, पार्टिसिपेट ये नहीं कि वोटिंग में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, जो वोट देना चाहता है वो कितना होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए। बट जो वहां पे इलेक्शन में कैंडिडेट बनना चाहता है, एज अ कैंडिडेट वहां पे खड़ा होना चाहता है, तो उसकी एज जो है, उसका एज का क्राइटेरिया होता है 21 ईयर, ठीक है, प्लस। वो 21 मतलब मिनिमम एज जो है यहाँ पे डिसाइड की गई है कि वो 21 ईयर्स का होना चाहिए, देन वो वहां पर काम कर सकता है। सिमिलरली 74 अमेंडमेंट एक्ट ये भी कहता है कि जब म्युनिसिपल पार्टीज जो है, कॉर्पोरेशंस है, तो वहां पे जो सीट्स है, राइट, वो तो 21 ईयर होनी ही चाहिए, बट साथ ही साथ उसमें कुछ लोगों के लिए रिजर्वेशंस भी किए हुए हैं, और वो किन के लिए रिजर्व्ड है, एसटी के लिए, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एंड ओबीसी के लिए भी है। और 1/3 जो है एज जिस तरीके से हमने पंचायत में देखा था कि वो वुमेन के लिए है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी 1/3 सीट जो है वो वुमेन्स के लिए
रिजर्व्ड है. ओके, द मिनिमम एज फॉर अ कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन विल बी 21 ईयर. Some seats in the municipal corporation will be reserved for the members of scheduled caste and scheduled tribes. Out of such reserved seats, 1/3 seat will be reserved for women belonging to these a caste, right? इन कास्ट की जो 1/3 महिला हैं उनके लिए भी ये रिजर्व है. और ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा शोषण हो चुका है इन पास्ट एरा, राइट? तो इनके उत्थान के लिए या इनके डेवलपमेंट के लिए ये चीजें की जा रही है कि इनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, इक्वल राइट्स होनी चाहिए. अब पूरे की बात कर लेते हैं कि भाई इसका टेन्योर कितना होना चाहिए. तो जिस तरीके से पंचायत का 5 साल का था, सिमिलरली जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो भी 5 ईयर के लिए काम करती है. हालांकि इसको कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है अगर आप वहां पे प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं. तो ऐसी कंडीशंस में वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसको आप हटा भी सकते हैं. बट अगर नहीं हट रही है तो वो 5 साल अपना टेन्योर कंप्लीट करेंगी. आफ्टर उसके बाद में एक नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो सेट होंगी. द नॉर्मल टेन्योर ऑफ अ विल बी 5 years. However, it can be dissolved earlier too. उसको पहले भी आप इसको डिसॉल्व कर सकते हैं. अब हमारी बारी आती है नेक्स्ट. ये तो पढ़ लिया. ओके, अब यहाँ पर जो काउंसिलर है तो यहाँ पर क्या होता है, द काउंसिलर इज टर्न इलेक्ट सम एल्डरमैन. 10 members आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली फ्रॉम अमंग दूस पर्सन हु हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. अब हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि जो काउंसिलर वाली है उसमें तो देखो इलेक्ट सम एल्डरमैन होते हैं जिसमें से 10 मेंबर क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, जिसके मतलब इस बिहाफ पे कि वहां पे उनको वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, इस बिहाफ पे यहाँ पे 10 मेंबर्स जो है उनको इलेक्ट किया जाता है. द मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन इलेक्ट अ मेयर एंड अ डिप्टी मेयर फॉर अ 1 year. अब ये एक साल के लिए जो कॉर्पोरेशन है वो क्या करते हैं, एक मेयर और एक डिप्टी मेयर को इलेक्ट करते हैं. और ये मेयर क्या करता है, जितनी भी मीटिंग्स होने वाली है, जितने भी काम होने वाले हैं, तो इन सबको सुपरवाइज करने का, इसको मतलब प्रेसिडाइज करने का जो काम होता है वो सारे काम मेयर करता है. और जब मेयर अब्सेंस होता है तो इसकी अब्सेंट होता है, इसमें जो डिप्टी मेयर होता है वो यहाँ का काम करता है. मतलब एक लीडर की जरूरत होती है. तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो लीडर जो है वो कहलाता है कौन, मेयर. ठीक है, अब आपके पास में इतने सारे काउंसिलर्स हो गए हैं तो उसमें से क्या होता है कि इसी में से एक मेयर को चुन लिया जाता है और एक डिप्टी मेयर को. तो आपको यहाँ पर ये बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका टेन्योर होता है 5 year. बट जो मेयर होता है उसका टेन्योर कितना होता है, 1 year. ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन में आकर के हम इसको गलत आंसर नहीं करेंगे कि भाई जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टेन्योर 5 year है तो मेयर का भी 5 year ही होना है. बट दैट्स नॉट करेक्ट. जो मेयर होता है वो पर ईयर चेंज होते हैं. सिमिलरली जो डिप्टी मेयर्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं और ये उनको लीड करते हैं. द मेयर प्रिसाइड्स ओवर इट्स मीटिंग एंड गाइड्स द डेलिब्रेशन. In his absence, this work is done by the डिप्टी मेयर, राइट, सॉरी कलेक्टर बोल दिया. तो ये चीज याद रखनी है कि मेयर जो होते हैं, मेयर और डिप्टी 1 साल के लिए, बट जो म्युनिसिपल है वो आपके आते हैं 5 year के लिए, राइट. आई होप आपको जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो पूरी तरीके से समझ में आया होगा. एक बार मैं आपको फिर से समझा दूं. देखो स्टार्टिंग में करती हूँ कि जहां पर भी अब आपको अर्बन एरियाज के बारे में, लोकल सिर्फ एक याद रखना है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट. जितनी भी चीजें होंगी हम यहीं से इसको उठाने वाले हैं, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ओके, फर्स्ट चीज क्लियर हो गई. अब इसके बाद में सेकंड क्या आता है कि जब मतलब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है वो बड़ी बड़ी सिटीज के लिए बनाया गया है, राइट. तो पहली चीज हमने यहाँ पर ये देख ली कि भाई जितनी बड़ी सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता टाइप से, तो वहां के लिए यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं. फिर हमने देखा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कि 18+ लोग जो है यहाँ पर वोटिंग कर सकते हैं. ये इन्हीं लोगों में से इसको चूज किया जाता है. फिर उसमें हमने देखा कि 21 जिसकी एज हो गई है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं. मतलब इसमें पार्टिसिपेट मतलब जो एज अ इलेक्शंस में जो है ना खड़े होते हैं उसके लिए ये कंटेस्ट के रूप में खड़े हो सकते हैं, राइट, कॉन्टेस्टेंट. ओके ओके, सॉरी. देन उसके बाद में हम लोगों ने और क्या चीजें देखी थी कि 10 लोग जो है वो कहाँ से इलेक्टेड
है इनका, मतलब जो भी गवर्नर होते हैं वहाँ के, तो वो चूज करते हैं जिसको नॉलेज हो, वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का उसका नॉलेज हो, तो उसको वहाँ पे चूज करते हैं। फिर हमने और एक पॉइंट यहाँ पर क्या देखा था कि भाई 5 साल का इनका होता है, करेक्ट, 5 साल के लिए होता है। फिर इसके बाद में हम लोगों ने और क्या चीज देखी थी, एक पॉइंट यहाँ पर अभी हम लोग भूल गए शायद, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, हाँ, रिजर्वेशंस के बारे में, राइट। यहाँ पर रिजर्वेशन एससी का है, देन एसटी का है, और 1/3 किसका है, वुमेन्स का है, राइट। उसके बाद में अगर हम थोड़े और आगे बढ़े तो हमें पता है यहाँ पर एक साल के लिए, ये याद रखने वाली बात है कि 1 साल के लिए यहाँ पर मेयर और डिप्टी मेयर को चूज किया जाता है, जो कि यहाँ की सारी मीटिंग्स को, सारे ऑर्गेनाइजेशंस को लीड करता है, और ये हर साल चेंज होते जाते हैं। तो इतना था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में। अब हम हमारे सेकंड इसके ऊपर बढ़ते हैं, तो वो है म्युनिसिपल काउंसिल और कमेटी। ठीक है, आप इसको म्युनिसिपल काउंसिल बोल सकते हैं, म्युनिसिपल कमेटी बोल सकते हैं, लेकिन आप इसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम काउंसिल और कमेटी, राइट। तो चलो इसके कंपोजिशंस पढ़ते हैं और साथ ही साथ इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं कि एक्चुअल में म्युनिसिपल काउंसिल और कमेटी होती क्या है। देखो भाई, अब अगर आपके पास में जो कॉरपोरेशन की जो पॉपुलेशन थी, मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए जो रिक्वायर्ड पॉपुलेशन थी वो नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, मतलब आपके पास में 2 लाख लोग नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में आप वहां पे क्रिएट कर सकते हो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, जहां पे भी 20,000 से ज्यादा की पॉपुलेशन होती है, तो वहां पर आपके पास में होती है म्युनिसिपल काउंसिल और कमिटी। क्लियर, मतलब आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई कि म्युनिसिपल काउंसिल और कमिटी कहाँ पर होती है, जिसके साइज जो होते हैं मतलब कॉरपोरेशन से कम होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जगह की पॉपुलेशन के लिए आपको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जो कमिटी है वो दी जाती है। ठीक है, a municipal council or committee is established for those town or and cities which are smaller in size. The big cities having a population of more than 20,000, the municipal council or committee as popularly known as municipalities. ठीक है, इसी को हम municipality या municipal काउंसिल भी कहते हैं। तो जो भी डेफिनेशन आए आप वहां पे लिख सकते हो कि जिसकी भी जनता, मतलब ऐसे गांव या ऐसे शहर जिसकी जो जिनकी पॉपुलेशन जो है वो कम है बड़ी सिटीज से, लेकिन 20,000 से ज्यादा है, तो वहां पर आप म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कमेटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसी को म्युनिसिपैलिटीज भी कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में। अब इसका फॉर्मेशन देखें कि ये फॉर्मेट कैसे होती है, तो सिमिलरली जैसे वहां पर हुआ करती थी, तो सेम वैसी ही यहाँ पे होती है कि यहाँ पर जो एडल्ट फ्रेंचाइज 18+ के लोग होते हैं, वो लोग इस काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब दूसरी ये है, बाद में यहाँ पर भी पार्टिसिपेट कौन कर सकता है, 21 जो कंटेस्टेंट होते हैं वो 21 एज के होने चाहिए। आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे भी वही कह रहा है। द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ अ म्युनिसिपल काउंसिल और कमिटी इज फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, अब मेंबर्स की बात करें तो जैसे कि वहां पर फिक्स की गई थी अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन सॉरी, तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही होता है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, दे आर इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ दैट टाउन और द बेसिस ऑफ फ्रेंचाइजी। There, on the town is divided in many wards and one member is elected from each ward. अब ये वाली जो सिस्टम है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमारे यहाँ वार्ड्स डिवाइडेड है, राइट। हमारे यहाँ हर साल क्या होता है, मतलब हर 5 साल में क्या होता है कि एक पार्षद चुना जाता है। क्लियर, तो ऐसे ही होता है कि जो पूरा की पूरा टाउन है, जो सिटी है जो छोटी है, तो वहां पर इसको पूरे ही क्या कर दिया जाता है, छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड कर दिया। जैसे आपके वार्ड का नाम ये है, कहते हैं ना कि हम इस वार्ड में रहते हैं, आप किस वार्ड में हो, मेरे वार्ड का नंबर ये है, आपके वार्ड का नंबर। अब ये जो वार्ड के मेंबर्स है यहाँ पर, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं 18+ वाले, तो ये अपने को एज अ पार्षद चूज करते हैं, ये भी करते हैं। तो ऐसे ही करके अलग अलग वार्ड से एक एक मेंबर, वो यहाँ पर इसके मेंबर्स बनते हैं, जो कि वहां पे म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो चलाते हैं। अब इसी के बीच में से यहाँ पर क्या चूज कर लिया जाता है, वहां पर एक मतलब इन्हीं के बीच में से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन चूज किया जाता है, जो कि उनको लीड करता है, जो भी काम होने वाले हैं, जो भी वहां पे जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना, नगर पालिका अध्यक्ष वगैरह टाइप से।
तो वैसे ही अब ये चूज तो कर लिया जाता है, ये मेंबर्स आ गए यहाँ पर, इसमें से एक वाइस चेयरमैन और एक चेयरमैन चूज कर लिया है, ये भी इलेक्ट कर लिया है, लेकिन इसके साथ में यहाँ पर भी एक रिजर्वेशन सिस्टम है। वो रिजर्वेशन सिस्टम क्या है कि कुछ जो सीट्स होती है वो एसटी के लिए, कुछ सीट्स एससी के लिए, और कुछ इनकी जो 1/3 मेंबर है वो वुमेन्स के लिए यहाँ पर डिसाइड की गई है, इनके लिए इसका रिजर्वेशन करके रखा गया है। क्लियर? The town is divided into many wards and one member is elected from each ward. जो मैंने आपको बताया कि सारे वार्ड में से एक एक मेंबर को चूज कर लिया जाता है। सॉरी, गला कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है। ओके, तो कहाँ पर थे हम कि हर एक वार्ड में से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। इन ईच म्युनिसिपल काउंसिल और कमिटी सम सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आउट ऑफ दी सीट 1/3 सीट आर रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग ऑफ दीज कास्ट। ठीक है, तो दीज कास्ट की कुछ सीट जो है, इन कास्ट की 1/3 जो है सीट्स वो वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड है, कुछ एसटी के लिए है, कुछ ओबीसी के एससी के लिए है। राइट? द मेंबर ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल इलेक्ट फ्रॉम अमंगिस्ट देमसेल्फ अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन, जो कि वहाँ के सारे जो मीटिंग्स है, जो जितने भी गाइड द डेलिब्रेशंस है, सारे काम जो है इनके द्वारा डन किए जाते हैं। और जब ये एब्सेंट होता है, कौन? चेयरमैन एब्सेंट होता है, तो वहाँ का जो वाइस चेयरमैन है वो इन सबके काम करता है। राइट? अब म्युनिसिपल कमेटी में क्या होता है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो भी एक होता है, मतलब इन कमेटी के हर एक कमेटी के पास में एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, और उसको आप म्युनिसिपल कमिश्नर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है किसके द्वारा अपॉइंट होता है? ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है, और उसके साथ में बहुत सारे लोग जो है वो काम भी करते हैं। तो ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ये स्टेट गवर्नमेंट और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इन दोनों के बीच में एक लिंक बैठाता है, एक कनेक्शन क्रिएट करता है, मतलब इंटरमीडिएट का काम करता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, जो काम करवाने के होते हैं कि यहाँ से बात उठा करके स्टेट के पास रखनी है, स्टेट की बात उठा के यहाँ पे रखनी है, तो ये एक इंटरमीडिएट का काम करता है इनके बीच में। इसके साथ में बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो इनके अंडर में काम करते हैं। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, सैनिटाइजेशन, बहुत सारे, मतलब कोई एक या दो नहीं है, बहुत सारे मिलकर के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इनके अंडर में मिलकर के साथ में काम करते हैं। द चेयरमैन मुंबई mayor preside over its meeting and guides the deliberation. In his absence, the work is done by a vice chairman. A municipal committee has a chief executive officer called the municipal commissioner and a secretary who are appointed by the state government. मैंने आपको बताया कि जो चीफ कमिश्नर है वो कौन अपॉइंट करेगा? वो करने वाला है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास में डाउट ये क्रिएट होता है कि क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो आपको यहाँ पर घुमा सकता है, जैसे कि वहां पर मेयर को 1 साल के लिए चूज किया गया था और आपका जो कॉर्पोरेशन था वो 5 साल के लिए था। सिमिलरली यहाँ पे भी कि भाई यहाँ पर अभी हम बात क्या कर रहे हैं कि सभी को इलेक्ट किया जा रहा है, बट कमिश्नर को, ठीक है, जो म्युनिसिपल कमिश्नर है वो इलेक्शन के थ्रू नहीं आता है, वो आता है अपॉइंटमेंट के, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट के थ्रू ही आता है। ठीक है, उसको यहाँ की पब्लिक जो है वो अपॉइंट नहीं करती है। इसके साथ में बहुत सारे यहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी थ्रू गवर्नमेंट आते हैं। ठीक है, जो इनके अंडर में यहाँ पे काम करते हैं। क्लियर? हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, सैनिटाइजेशन, ये सब यहाँ पे इनकी मदद के लिए आते हैं। वो कहते हैं ना कि जो सबसे ज्यादा होशियार होता है, मैंने गुरुजी की बात सुनी थी, क्या कह रहे थे कि जो सबसे ज्यादा अपने आप को होशियार बुद्धिमान समझता है वो लेता है बीटेक, ठीक है, डॉक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उससे जो कम वाले होते हैं ना तो वो करते हैं एमबीए, राइट? फिर उससे कम वाले करते हैं बीए, फिर उससे कम वाले जो होते हैं वो कुछ करते नहीं है, पढ़े लिखे तो होते नहीं है, तो ये बन जाते हैं पॉलिटिशियंस। ठीक है, मतलब कम पढ़े लिखे, और कुछ होते हैं जो कि बनते हैं साधु और संत। क्लियर? तो अब जो एमबीए वाले इनके अंडर में कौन काम करता है? क्योंकि एमबीए वाले तो है भाई बड़े बड़े बिजनेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं? बिजनेस क्रिएट करते हैं, तो इनके अंडर में काम करते हैं बीटेक वाले। ठीक है, फिर बीटेक वाले ये हो गए। अब जो बीए वाले होते हैं ये बनते हैं आईएएस, आईपीएस, तो इनके अंडर में कौन काम करेगा? एमबीए। एमबीए के अंदर कौन काम करता है? बीटेक वाला, राइट? फिर जो पॉलिटिशियंस होते हैं भाई ये बनते हैं नेता। ठीक है, जो कम पढ़े लिखे होते हैं 12th वाले, तो ये पॉलिटिशियंस बन जाते हैं, और इनके आईएएस भी काम करता है।
क्लियर। तो ये जो है ना मतलब 21 एज कंप्लीट करते हैं, एक पॉलिटिशियन बन जाते हैं, और फिर इनके अंदर में जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स, देखो इंजीनियर्स जा रहे हैं, हेल्थ और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ जा रहा है, एजुकेशन है, सैनिटाइजेशन है, मतलब भाई सोचो कि कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे कितना पढ़ लिख करके गए हैं, कितना ज्यादा नॉलेज है, इवन उस पॉलिटिशियन से भी ज्यादा नॉलेज होता है इनके पास में। The Chief Executive Officer also act as a link between the state government and the municipal corporation. Various officers such as the officer in charge of the Department of Health, Education, Engineering and Sanitization help him or her in these works. क्लियर। तो ये हो गया आपका पास में दो टर्म्स जो है वो हम डन कर चुके हैं। थर्ड आती है हमारे पास में नगर पंचायत और नोटिफाइड एरिया। अब नगर पंचायत क्या होंगी, तो अभी हम यहाँ पर जो हमारा सीक्वेंस है वो कम कम की ओर आ रहा है। लास्ट टाइम हमने रूरल में क्या पढ़ा था, हम बढ़ाते जा रहे थे, क्लियर। अब हम जब कम कम करते जा रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि 20,000 से भी कम जहाँ की पॉपुलेशन होंगी वहां पर होंगी नगर पंचायत, ठीक है। तो एक और डेफिनेशन मैं दे दूं कि जो रूरल टू अर्बन में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, रूरल से अर्बन में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ऐसे प्लेसेस में होती है नगर पंचायत, ठीक है। ये एक वो नोटिफाइड एरिया हो जाता है, तो ऐसे जगह पर आप नगर पंचायत रखते हो और उसके अकॉर्डिंग वहां पर रूल होता है। Nagar Panchayat is constituted for a transitional area, an area in transition from a rural area to an urban area. Nagar Panchayat perform functions similar to a municipal council. जो municipal council होती है उसी के तरीके से इसके सारे functions होंगे, क्योंकि वहां पर 20,000 की है। लेकिन अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ये जो रूरल है वो भी अर्बन बन रहा है, पॉपुलेशन भी ऑलमोस्ट वैसी होंगी, तो सेम जितने भी काम होंगे वो किसकी तरह होंगे, वो म्युनिसिपल काउंसिल की तरह ही होंगे। तो इसको हमको डबल पढ़ने की नीड नहीं है, यहाँ पे आपको डेफिनेशन पता चल गई है कि जो नगर पंचायत होती है वो क्या होती है। फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, काउंसिल एंड नगर पंचायत टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। अब हमने पहले ही पढ़ लिया था कि भाई जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी है उसके 3 टाइप होते हैं, कॉर्पोरेशन, काउंसिल एंड पंचायत, ठीक है। ये तीनों मिल करके वहां की लोकल जो गवर्नमेंट होती है वो बनती है, लोकल सरकार जो बोलते हैं वो क्रिएट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि अब हम बात कर ले फंक्शंस के बारे में। हमने टाइप ऑफ क्या देख लिया, जो अर्बन की जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी है, ठीक है। तो अब हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फंक्शंस देखेंगे। तो अब हम इतने इजीली तो फंक्शंस नहीं देख लेंगे ना। तो अब यहाँ पे भी क्या होता है, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं करना, कि भाई इनको आपको डन करना ही करना है, और कुछ होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, जो कि आप बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। जो ऑप्शनल होते हैं, वॉलंटरीज होते हैं, तो वो फंक्शंस भी होते हैं। तो हम वन बाय वन जो है इनके फंक्शंस भी देखते चलेंगे। म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव सिमिलर ड्यूटीज, दोनों की सिमिलर ड्यूटीज है। हालांकि हमने यहाँ पे सिर्फ कॉर्पोरेशन डाला है, और म्युनिसिपैलिटी की और नगर पंचायत की भी तो सेम ही है, तो हम तीनों को मर्ज करके ही सारी ड्यूटीज जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। मे बी ब्राइटली डिवाइडेड इनटू कंपलसरी एंड ऑप्शनल और वॉलेंट्री फंक्शंस। तो हम स्टार्ट करेंगे कंपलसरी से, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट वहाँ के मतलब प्रोवाइड कराना होता है उन्हें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पहला जो कंपलसरी पॉइंट आता है वो होता है कि आपको वहाँ की जितनी भी मतलब लोकल जो पॉपुलेशन है, तो उन्हें एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कराना। हमें पता है कि हमारे हर एक मतलब हम जहाँ पे भी रहते हैं तो वहां पर एक हॉस्पिटल होता है, राइट। एक सरकारी अस्पताल के नाम से, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नाम से वहां पे हॉस्पिटल होता है, जहाँ पे आपको A to Z सारी की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। वो फैसिलिटीज में क्या क्या हो जाता है, मतलब सारी, अगर आप बीमार हो रहे हो, मतलब किसी का जन्म हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, मतलब सारी की सारी फैसिलिटीज जो है वो ये हॉस्पिटल जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं सारी। तो पब्लिक हेल्थ के इसमें ये क्या, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या बन जाती है, ओपनिंग ऑफ हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसर्स इन डिफरेंट लोकेलिटी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। जितनी भी बीमारी वगैरह हो रही है तो आप उसको मतलब अलग अलग लोकेलिटीज के ऊपर क्रिएट करें, क्योंकि हो सकता है इस एरिया के लोग यहाँ पे पहुंच पा रहे हैं और इस एरिया के लोगों के लिए दूर पड़ रहा है, तो आप एक पर्टिकुलर मतलब जगह जगह पर कि इस एरिया के लिए ये हॉस्पिटल ओपन कर दिया, इस एरिया के लिए ये कर दिया। Free vaccination and eculation for ovulation of disease like smallpox, chlora, polio, है ना। तो जितनी भी जिस टाइप की जो
बड़ी बड़ी बीमारियां है, तो इन सारी बीमारियों के लिए एक वैक्सीनेशन होना चाहिए, इनके ट्रीटमेंट के लिए कोई ना कोई मतलब एक प्रॉपर सिस्टम बना करके रखा जाना चाहिए। फिर वहाँ पे क्या है, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड क्लीनिंगनेस इंक्लूडिंग रिमूवल ऑफ रबिश एंड गार्बेज एंड क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स। यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि साफ सफाई, क्योंकि आप हॉस्पिटल क्लियर बना रहे हो तो वहाँ पर आपकी मतलब जो साफ सफाई है वो भी इम्पोर्टेंट है कि आप वहाँ पे सैनिटाइजेशन प्रॉपर रखें, जितना भी रबिश है, जितना गार्बेज है वो आप टाइम टू टाइम क्लीन करें, उसे हटाए, जो ड्रेन्स है वो क्लीन करें। तो ये भी इसी के अंडर में आ जाता है। एक फ्रेश वाटर सप्लाई करना, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक इंसान की हेल्थ के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है कि आपको एक अच्छा फ्रेश वाटर प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि बहुत सारी मोस्ट ऑफ बीमारियां जो है वो यहीं से क्रिएट होती है। ओके देन फिर हम आते हैं पब्लिक कन्वीनियंस पे। अब भाई ये क्या भला है, तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई अब पब्लिक को ये भी तो उनकी ड्यूटीज होती है कि आप उनको मतलब सारी चीजें प्रोवाइड कराए, जैसे कि यहाँ पर टू प्रोवाइड वेजिटेबल मार्केट, फूड ग्रेन मार्केट एंड अदर कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, अब इनके कन्वीनियंस के लिए एक अच्छा मार्केट होना चाहिए वेजिटेबल के लिए, कि ताकि इनको दर दर भटकना ना पड़े। ठीक है, एक अच्छा अनाज वाला जो मार्केट होता है सब मतलब अनाज मंडी, ठीक है, फूड ग्रेन मार्केट, और जितने भी कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो भी प्रोवाइड कराने के लिए एक अच्छा खासा मार्केट हो। पब्लिक प्लेसेस में टॉयलेट्स हो, ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट यूरिनल एंड टॉयलेट एट द बिजी पब्लिक प्लेसेस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराए, ग्रो प्लांट एंड ट्रीज अलोंग द रोड साइड फॉर बेटर इन्वायरमेंट, कि आपका अच्छा इन्वायरमेंट हो तो उसके लिए आपके रोडों के साइड में क्या किया जाए, प्लांटेशन किया जाए, ताकि वहाँ का एटमॉस्फेयर भी बैलेंस बना रहे। क्लियर, टू कंस्ट्रक्ट सबवे नियर बिजी रोड क्रॉसिंग, की जितने भी बिजी जो रोड क्रॉसिंग्स है वहाँ पर सबवे क्रिएट किए जाए। लोकेट एंड डेवलप लैंड फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट मार्केट प्लेसेस, कि अब यहाँ पर आपके पास में जो इंडस्ट्री टू लोकेट एंड डेवलप लैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट एंड मार्केट प्लेसेस एक्सेट्रा। अब आपको इस तरीके के लैंड्स भी डेवलप करना है, किसके लिए, ताकि आप वहाँ पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स क्रिएट करें, मार्केट बनाएं, और जो भी मतलब आपकी इनकम के सोर्सेज हो सके वहाँ पर ये डेवलप करें। टू बिल्ड एंड मेंटेन रोड एंड ब्रिजेस विद इन द सिटी लिमिट, आपकी जो सिटीज है वहां पर अगर रिक्वायर है तो वहां पर आपको ब्रिजेस दे, और रोड का तो है ही है भाई, कंपलसरी है रोड्स क्रिएट करना। क्लियर, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है, जितने भी बर्थ होते हैं उनको वहां पे मेंशन करना कि भाई आपके यहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन है इतनी सारी बढ़ रही है, तो आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। और सिमिलरली कि कोई इंसान कहाँ जा भी रहा है तो उसका भी रिकॉर्ड आपको यहाँ पे डालना है कि भाई इतने लोग यहाँ से निकल चुके हैं, तो आपको मतलब कुल मिला के आपकी की जो गिनती है वो मतलब मैनेज करके रखनी है कि आपके पास कितने लोग हैं। ठीक है, तो इसी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराने होते हैं कि कोई इंसान जन्म ले रहा है या उसकी मृत्यु हो रही है, तो दोनों ही जगह पर रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड इशू सर्टिफिकेट फॉर द सेम, टू प्रोवाइड फॉर एंड मेंटेन ग्रेवयार्ड्स, क्रेमेशंस, ग्राउंड एंड इलेक्ट्रेट। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रहे हैं आई थिंक, लेट मी चेक। चलो मैं नोट्स छोड़ने के पहले इसको करेक्ट कर दूंगी। देन आता है पब्लिक एजुकेशन। जिस तरीके से पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंट है, कन्वीनियंस इंपॉर्टेंट है, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट एक और फैक्टर आता है एजुकेशन। ठीक है, कहते हैं ना कि आप जितना अच्छा खाएंगे पिएंगे उतनी अच्छी आपकी बुद्धि और आपका विकास होगा। तो वैसे ही आपके डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन भी उतना ही रोल प्ले करता है, तो उसकी भी उतनी ही हेल्प लगती है। ओपनिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल फॉर चिल्ड्रन एंड अपॉइंट टीचर्स इन दूज स्कूल, जितने भी बच्चे हैं उनके लिए प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल खोले और उनके लिए टीचर्स भी अपॉइंट करें, है ना। प्रोवाइडिंग फ्री जॉब्स इज अ कंपलसरी एजुकेशन। ओपनिंग ऑफ वोकेशनल एजुकेशन सेंटर्स, जितने भी मतलब बहुत सारे वोकेशनल जो एजुकेशन सेंटर्स है वो भी बनाए। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रीडिंग रूम्स, पब्लिक लाइब्रेरी एंड एडिटोरियम, पब्लिक लाइब्रेरी बनाना, रीडिंग रूम्स बनाना, ऑडिटोरियम बनाना, ये सारी चीज़ों भी जो है वो भी कंस्ट्रक्ट करना इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू द पुअर एंड फीमेल स्टूडेंट। कई लोग ऐसे होते हैं आज भी हमारे समाज में कि जो मतलब फाइनेंशियली वीक होने की वजह से वो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है और गवर्नमेंट कराती भी है। ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हो जाती है, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन तो हो जाता है बट हाई एजुकेशन के लिए उनके पास नहीं। तो इन कंडीशंस में फीमेल को, क्योंकि फीमेल भी बहुत दबा दी जाती है कि भाई क्या ही करूंगी आप पढ़ के, तो ऐसी कंडीशन में पुअर और फीमेल स्टूडेंट्स जो होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इनके लिए स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करानी जानी इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान आपने सुना ही होगा। इसके बाद में
एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आती है पब्लिक सिक्योरिटी की, जो कि ज़रूरी है। तो मतलब मेंटेनिंग अ फायर फाइटिंग सर्विसेज, गेटिंग ओल्ड बेंगलोज डिमोलाइज्ड, चेकिंग इनलीगल ट्रेड्स, कि जितनी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी काम है, जैसे कि इनलीगल ट्रेड्स हो रहे हैं तो उसको चेक करना, ठीक है, मतलब कहीं पे आग वाग लग रही है वो सर्विसेज चेक करना, तो सारी चीज़ें इसी के अंडर में आ जाती है। तो ये सारी थी हमारी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात कर ले, म्युनिसिपैलिटी की बात कर ले, है ना, म्युनिसिपल काउंसिल की या नगर पंचायत की, किसी की भी, तो ये उनकी स्पेशल मतलब कंपलसरी ड्यूटीज होती है जो इनको निभानी ही निभानी है। अब आती है वो जो कि ऑप्शनल है, कि जो कि आपको करनी है, तो क्या है कि आपको गार्डन्स बनाने हैं, पार्क बनाने हैं, जाकि जितने भी सिटीजन्स हैं वो हेल्दी और फिट रह पाए उनके लिए, ठीक है। आपको जो बच्चों के लिए घर होते हैं ना, चिल्ड्रन होम, जो ऑर्फन हाउसेज होते हैं, वृद्धाश्रम वगैरह होते हैं, तो इन सभी जो है इन सबको मेंटेन करना, इनको कंस्ट्रक्ट करना, ताकि इन लोगों को भी दिक्कतें ना हो, क्योंकि कई बच्चे जो है वो रोड पे रह रहे हैं, कई वृद्ध लोग रोड पे रह रहे हैं, क्लियर, ओल्ड एज होम्स नहीं है, रेस्ट हाउसेज नहीं है, तो इन सबको कंस्ट्रक्ट करना और उनको मेंटेन करना भी। डेवलपमेंट ऑफ जू, म्यूजियम, पिकनिक स्पॉट, चिल्ड्रन पार्क एंड टॉय हाउसेज, सिमिलरली इनको यहाँ पर मतलब क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उस एरिया की सभी की आ जाती है, चाहे वो एनिमल्स हो या वहाँ की जनता हो, कुछ भी हो। तो जैसे कि वहाँ पर आप लोगों के लिए चिल्ड्रंस होम बने, ओल्ड एज होम बने, तो वैसे ही आपको जू भी चाहिए, फिर आपके पास में आपकी हिस्टोरिकल चीज़ों को सेव करने के लिए आपके पास में म्यूजियम्स भी होने चाहिए, पिकनिक स्पॉट, चिल्ड्रन पार्क रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है। प्रोवाइडिंग चीप एंड इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, अब आप सिटी में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, लेकिन आप उतना जो किराया वगैरह वो सहन नहीं कर पा रहे, तो आपको एक अच्छा, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ जो है ट्रांसपोर्टेशन देना भी आपकी जिम्मेदारी में शामिल हो जाता है। अब इतने सारे काम की तो लिस्ट बता दी कि भाई इतने सारे काम करवाने हैं हमको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, म्युनिसिपल काउंसिल से, लेकिन इनके पास में भाई पैसा कहाँ से आएगा, है ना। तो सबसे बड़ी यही बात आती है कि इनके जो इनकम सोर्सेज है वो कौन कौन से होंगे, क्योंकि इनको भी फंडिंग की नीड पड़ेगी उतना सारे काम करने के लिए, क्योंकि अपने जेब से तो लगाएंगे नहीं, पब्लिक के लिए काम करना है, तो अब पैसा कहाँ से आएगा। सिंपल सी बात है, हम सब, हमारे माइंड में सबसे पहले आता है टैक्सेस से, राइट। हमने जो पंचायती राज सिस्टम है वहां पे भी पढ़ा था कि जितने टैक्सेस होते हैं तो वहां पे होता है, तो वहां पे जो टैक्सेस थे वो हमने कहाँ से लिए थे, वो हमने कल्टीवेशन पे टैक्स लिया था, एग्रीकल्चर टैक्स से, फार्मर से टैक्स लिया था, ठीक है, जितने क्रॉप्स हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टैक्स लिए थे। जो काम कौन कर रहा था, रिकॉर्ड रखने का पटवारी, ठीक है, लैंड टैक्स ले रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब सिटी में इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हम उन पे टैक्सेस लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, टैक्स हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो बिल्डिंग्स बनानी होती है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है ना सिटीज में, तो इनको अप्रूवल देने के लिए भी आपको वहां पे फीस पे करनी होती है, ठीक है। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं ना, तो वहां पे जाके आपको पहले कहना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपके पास में पैसा है, प्रॉपर्टी है, तो आप वहां पर अपनी बिल्डिंग क्लियर बना रहे हो, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आपको उसके लिए पैसा होता है, तो यहाँ पर भी एक फीस लगती है, राइट। जो भी आपकी प्रॉपर्टी होती है, आपकी खुद की शॉप हो गई, बिल्डिंग हो गई, तो वहां की इनकम पे भी होता है, ठीक है। टैक्स ऑन ट्रेड एंड प्रोफेशन, जो भी आपके ट्रेड हो रहे हैं, प्रोफेशन है, उसके ऊपर आपको टैक्स लगता है, आपके जानवरों लगता है, आप बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बना रहे थे तो उस पर भी टैक्स लगता है। कुल मिलाकर के आप यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी आपके काम कर रहे थे, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है, जो जितने भी आपके काम कर रहा था, तो वो वहां से आपका चार्ज लेते जाएंगे, तो वहीं से उनके पास पैसा आएगा, ठीक है। क्या है, ड्यूटी ऑन गुड्स ब्राउड विद इन द एरिया, जितनी भी ड्यूटीज हो रही है उसके ऊपर लेंगे, इंटरटेनमेंट टैक्स भी लगेगा, फाइनेंशियली ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, फीस रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स, ठीक है। मतलब इतने सोर्सेज से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत के पास में पैसा आता है, लेकिन साथ ही साथ, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये सारी चीजों से फुलफिलमेंट हो जाए, बिल्कुल नहीं, अब इन्हें और पैसा लगेगा तो ये क्या करेंगे, ये जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास में और वहां से लेंगे पैसा, ठीक, गवर्नमेंट होती है वो इनको वहां से क्या करती है, फाइनेंशियली हेल्प करती है, और साथ ही साथ और लगे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये पैसा लेती है। एक टर्म आई है कम्युनिटी प्रोटेस्ट। भाई कम्युनिटी प्रोटेस्ट क्या होता है, तो ये टर्म मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आए दिन हम रोड पे देखते हैं,
ठीक है, कि बहुत सारे क्या देखते हैं मतलब कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट होते हैं किसी न किसी के खिलाफ कि भाई उसने ये कर दिया, ये मतलब सरकार ने ऐसा कर दिया है, हमें ये पसंद नहीं है, सिलेंडर के भाव बढ़ गए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के बढ़ गए हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, पेट्रोल का भाव बढ़ गया है। तो जब भी कोई चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो जाता है। अब प्रोटेस्ट का राइट किसने दिया भाई आपको? तो प्रोटेस्ट का राइट जो है वो यहाँ से निकलता है कि हमें मिले हैं हमारे पास में राइट। तो वो जो फंडामेंटल, तो वहां से आपको अपने विचार, अपने थॉट्स जो है उसको प्रेजेंट करने की आपको छूट मिलती है, आपको वो राइट मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर ले, बिल्कुल नहीं। आपका प्रोटेस्ट इस तरीके से होना चाहिए कि वहां की जो भी बिल्डिंग है, जो भी मतलब गवर्नमेंट वाली जो सरकारी जमीन है, जो भी मतलब प्रॉपर्टी है, उसको कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए, आपकी वजह से किसी और को भी कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए, तभी आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। कि आप वहां पे जाके फायरिंग कर रहे हो, आग लगा रहे हो, ठीक है, ये सब इसके अंडर में नहीं आता है। और जब ऐसा होता है तब हम देखते हैं कि वहां पे पुलिस जाके अपना एक्शन लेती है। The citizen can lodge their protest by various means in case if the local self-governing bodies do not fulfill the expectation or meet the grievance of the resident, they can lodge protest peaceful means। ठीक है, अब peaceful का मतलब peacefully होता है, वो ऐसे कुछ भी उल्टे सीधे हरकतें वहां पर नहीं कर सकती है। अब कई जगह ना हमारी भी मिस्टेक्स होती है, हम की क्या चीजें देखते हैं कि सपोज हम किसी रोड पे गए हैं तो हम बात करते हैं कि भाई यहाँ की रोड इतनी खराब है, यहाँ के हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, यहाँ पे साफ सफाई नहीं है। तो भाई ये थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है, वो हॉस्पिटल हमारे लिए ही बनाए गए हैं, ठीक है, तो वहां पर हमें भी अपनी सफाई रखनी चाहिए। तो आप खराब करने वाले भी तो हम ही है ना, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मतलब दोनों के तालमेल से होना चाहिए, क्योंकि जब ये इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, इतने सारे लोगों के लिए काम कर रही है, तो देर सवेर तो हो ही जाती है थोड़ी बहुत, है ना। चलो फिर हम आगे वाली टर्म पढ़े तो आती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। अब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी भाई क्या होती है? तो अभी तक के हमने गवर्नमेंट देखी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जितने भी अर्बन एरियाज होते हैं तो वहां की जितनी लोकल बॉडीज होती है, तो उसके लिए प्लान करना, उसके लिए रिसोर्सेज देखना, तो इन सब का काम कौन करता है कि मतलब इतने पूरे इसके लिए एक प्लान बनाना, उसके लिए काम करना, तो ये काम करता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन अर्बन एरिया। द अर्बन लोकल बॉडीज प्लान एंड अलॉटेड रिसोर्सेज, ठीक है, जितने भी मतलब इनको काम धाम होते हैं, जितनी प्रॉपर जो भी एक्शन में लाना होता है, तो इनके लिए क्या करती है, वो प्लान करती है और भी अलॉट करती है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी लुक्स इनटू द प्लान प्रिपेयर बाय द पंचायती राज बॉडीज एंड द अर्बन लोकल and prepare a development plan for the district as a whole, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है तो पंचायत अब जितने भी पंचायती राज सिस्टम ने जो भी प्लान्स बनाए थे वहां के डेवलपमेंट के लिए, अर्बन बॉडीज ने भी वहां के अपने डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनाए हुए थे, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है वो क्या करती है, देखती है कि भाई सही है गलत है जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको क्या करती है मतलब देखेंगी, फिर उसके लिए मतलब रिसोर्सेज बनाएंगी, उसके लिए प्लान बनाएंगी और उन सारी चीजों को क्लियरिटी देंगी, ठीक है, मतलब किसके अंडर में रह करके, स्टेट और सेंट्रल के लिए। अब अगर हम बात करें कि भाई ये जो जितनी भी हमने सब देखे हैं, तो इसको मतलब कौन इसको हैंडल करता है, ठीक है, मतलब किसका सुपरविजन होता है, तो ये जो है मतलब आप काउंसिल की बात कर ले, आप कॉरपोरेशन की बात कर ले, नगर पंचायत की, सबको कौन करता है, मतलब इसको असिस्टेंट कौन करता है, मतलब सुपरविजन किसका होता है, तो वो सेंट्रल और स्टेट दोनों के सुपरविजन में ये दोनों काम करती है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। जो भी हमने पंचायती राज में पढ़ी है या आज पढ़ रहे हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इनके अंडर में काम करती है, इनका सुपरविजन होता है, अकेले अकेले कोई भी काम नहीं कर सकती। हाँ ये बात अलग है कि हम कहते हैं कि भाई ये इस पार्टी का पार्षद यहाँ बना है, उस पार्टी का वहां बना है, वो कोई भी पार्टी का आ जाए, लेकिन उनको किसके अंडर में काम करना है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही काम करना है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट भी किसी भी पार्टी की हो, लेकिन उसको काम किसके अंडर में करना है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनी हुई है उसी के अंडर में वो रह के काम कर सकती है। अब बात करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन वो होता है जो यहाँ के जो भी लोग होते हैं उसका इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, ठीक है, मतलब जितने भी हमारे यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं ना, तो वो इलेक्शंस को कौन कंडक्ट कराता है, वो कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। एक सेंट्रल इलेक्शन कमीशन भी होगा जो किसके कराएंगे, जो सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, और इस लेवल के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं तो इनके इलेक्शन वो कंडक्ट कराते हैं। लेकिन
कमीशन क्या कराता है कि यहाँ पर जितने भी लोग अभी तक हमने पढ़े तो इनके जो इलेक्शंस होंगे वो इसके अंडर में होते हैं, ये उनके इलेक्शन। फिर उसके बाद में एक चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी पंचायत के बारे में बात आती है तो आप वहां पे याद रखेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो उसके थ्रू यहाँ पर कंडक्ट होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अर्बन एरिया की, मतलब पंचायत की हो गई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हो गई, काउंसिल की हो गई, तो वो सारे आते हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत। क्लियर? एक सेकेंड, हाँ। तो मतलब इनके अंतर्गत ये लोग काम करते हैं, मतलब क्या करते हैं, मतलब इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। जितने भी इलेक्शंस के बारे में अभी तक के हम लोगों ने पढ़ा है तो वो इलेक्शन इन्हीं के अंडर में होकर के मतलब होते हैं, जितने भी मेंबर्स आए हैं। द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दैट कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 26 June 1993 after the promulgation of the 73rd and 74th amendment to the Constitution of India, ठीक है। अब टू कंडक्ट इलेक्शंस, ठीक है। अब ये इसके बाद में ही आया, क्यों? क्योंकि इसके मतलब ये 73 और 74 आए तभी तो हमारे पास में नगर पालिका और नगर पंचायत, भाई पंचायतों के बारे में भी तभी हमने बात की थी। तो अब इतने सारे लोगों में इतने सारे मेंबर आ रहे हैं तो उनके इलेक्शंस कराने के लिए हमें एक अथॉरिटी चाहिए थी, एक प्रॉपर जो सही बिना किसी भेदभाव के, बिना के इलेक्शंस क्रिएट करा सके, तो यही काम करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये सारी थी लोकल गवर्नमेंट अर्बन एरिया की जितनी भी थी A to Z हर एक पॉइंट्स हमने पढ़े, और आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि अगले चैप्टर में हम इन डाउट्स को भी कंप्लीट करें।